हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन, जो कि पिछले लगातार 37 सेशन से आपके सामने 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता आया है। मैं हर एक सेशन में आपको मौजूद 15 क्वेश्चन के आंसर बताता हूं। उसके पीछे अगर कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स है जिसकी चर्चा मैंने नहीं की है तो उस नॉर्म्स को मैं प्रयास करता हूं कि विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपके पास उतने ज्ञान के भंडार हो चुके होंगे, स्पेशली ग्रामेटिकल नॉर्म्स के, जो अब आपको कहीं पर भी एरर के क्वेश्चन देखने पर विचलित नहीं करते होंगे और आप उसकी मदद से उसका सॉल्यूशन भी कर पाते होंगे। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं सेट 38 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस सेशन में मौजूद सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और तैयार होंगे एक्सप्लेनेशन और आंसर को जानने के लिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वैसे बच्चे जिन्होंने सेट 38 के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। पहले से डाउनलोड किया है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज करके पहले उसे सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद हमारे साथ आइए, वीडियो प्ले कीजिए, देखिए कि कितने प्रश्न के आंसर आपने सही दिए हैं और जो गलत हो गया है उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। तो चलिए आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 38 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सेट 38 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। मैं यहां पर बस आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि क्वेश्चन कितना भी आसान हो, आपने बना लिया है, लेकिन वीडियो पर स्किप करना आपके लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से इतना तो जरूर होता है कि प्रत्येक दिन आप 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सामने से क्रॉस करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं। वर्चुअली ही सही वो आपके दिमाग में जा जरूर रहा होता है। मेरी बातें जब आप सुनते हैं तो वो दोहराती जरूर है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। क्वेश्चन हर एक एपिसोड की तरह बगल में यहाँ पर दिखेगा, एक एक करके हम शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो पिछले दिन जो था 558, उसके बाद आज का क्वेश्चन है 559वां। देखिए क्या कह रहा है। However, they stressed there was no formal deal on common text in the full 19 national ministers, नहीं nation ministers, national यहां पर एडजेक्टिव है, 19 nation ministers, और जो मेन नाउन होता है उसके साथ जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हैं। तो यहां पर जो मिनिस्टर्स लगा हुआ है बिल्कुल ठीक है। यहां नेशनल को हम नेशन में चेंज करेंगे और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा और इसीलिए जो 59th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इस प्रकार से यहां पर नेशनल का प्रयोग करना बिल्कुल संदर्भ के हिसाब से फिट नहीं है और उचित नहीं है। यहां क्या हो जाएगा कि कॉमन टेक्स्ट इन द फुल 19 नेशन मिनिस्टर्स, और तब जाकर के बिल्कुल सही होगा और इसीलिए 559 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 60वां सवाल देखा जाए। 560 क्या कह रहा है कि द कमेंट अज्यूम सिग्निफिकेंट इन द वेक ऑफ द हाई प्रोफाइल रिपोर्ट्स। अब देखिए यहां पर जो है सबसे पहले जो हिस्सा है, पहला वाला हिस्सा, उसको गौर से पढ़िए। क्या कह रहा है? द कमेंट अज्यूम सिग्निफिकेंट। अब देखिए जब कमेंट की बात कह रहा है तो सबसे पहले यहां पर होना चाहिए अज्यूम्स। क्यों? सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो पहली गलती यहां पर दिख गई। इसके आधार पर आप इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे देखिए द कमेंट अज्यूम सिग्निफिकेंट, और ये जो सिग्निफिकेंट है ये एक एडजेक्टिव है। अगर इसके बाद एक नाउन है तब ठीक है, और अगर नाउन नहीं है तब गड़बड़ है, उस जगह पर मुझे नाउन का यूज करना पड़ेगा। द कमेंट अज्यूम सिग्निफिकेंस। अब ये ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंस जब प्रयोग करेंगे वो नाउन की तरह प्रयोग होता है, सिग्निफिकेंट जब प्रयोग करेंगे वो एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, और उसके बाद हमें एक नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है द कमेंट अज्यूम्स
एज्यूम है, एस लगेगा इसमें सबसे पहले। अज्यूम्स सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंस। तो इसमें दो सुधार है ए वाले हिस्से में, और इसीलिए जो 60वें का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ध्यान रखेंगे, आपको सबसे पहले बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो अज्यूम नहीं अज्यूम्स। अब आगे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को इस तरीके से प्रयोग करना गलत है, यहां पर होना चाहिए सिग्निफिकेंस, और तब जाकर के सही होगा, और 60वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चले अगला सवाल देखा जाए, 61वां। क्या कह रहा है कि द रूलिंग पार्टीज हैव मच देन, और आप देखिए कि मच जो है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसको जब हम कंपैरेटिव में लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं मोर, है ना, क्या लिखते हैं, मोर। और उसका जो सुपरलेटिव लिखते हैं वो हम लिखते हैं मोस्ट, ठीक है। और आपको पता है कि कंपैरेटिव के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, कॉमन है, ये सभी लोग जानते हैं कि टॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, मोर देन। तो अब यहां पर देखा जाए कि सवाल में क्या कह रहा है कि द रूलिंग पार्टीज, और जैसे लगा हुआ है पार्टीज तो उसके साथ हैव भी ठीक है। मच देन द रिक्वायर, मोर देन द रिक्वायर होना चाहिए, और तब जाकर के सही होगा। यहां पर क्या करेंगे, जो मच का प्रयोग है वो गलत है, क्योंकि आगे जो पहचान दिया हुआ है देन, उसके हिसाब से मोर होना चाहिए, और इसीलिए जो 61वें का आंसर है वो है बी। और यहां पर ये तीन आपके लिए अवेलेबल है, मच इज पॉजिटिव, मोर इज कंपैरेटिव, एंड मोस्ट इज सुपरलेटिव। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 62वां। और ये सवाल आजकल जो मैं ग्रामर में नॉर्म्स बता रहा हूं उसी नॉर्म्स पर कहीं ना कहीं है। मैं इन दिनों जो ग्रामर में आपको नरेशन सिखा रहा हूं, जरा इस सवाल को देखिएगा कि मैं यहां पर लिख करके आपको बताता हूं कि ही further said there is no, अब देखिए यहां पर purpose, यहां ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले जो ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरा है said, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नरेशन की तरह दिख रहा है, तो ये जो यहां पर है ये is नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, there was। और यहां पर दैट का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि साधारण सेंटेंस है। आपको मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं, सेड दैट, देयर इज नहीं, हो जाएगा was। और फाइनली जो 62 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और वैसे बच्चे जो नरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यहां पर आपको अपनी तरफ से आपका मेंटोर होने के नाते ये सलाह दूंगा कि आप पढ़िए जरूर, और मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई जाएंगी वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ जोड़ने में जरूर सक्षम होगा। तो इसलिए आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको नरेशन का वो एपिसोड मिल जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखा जाए, 63वां। और देखिए 63 में क्या कह रहा है कि नॉट अप्रूविंग द वायलेंट एक्ट्स ऑफ यंग पीपल, है ना, नॉट अप्रूविंग द वायलेंट एक्ट्स ऑफ यंग पीपल टू चेंज द सिस्टम, द ओल्ड गिव्स हिम। अब ओल्ड क्या है, जब ऊपर में लिखा हुआ है द यंग पीपल है, क्या लिखा हुआ है, यंग पीपल, है ना, यंग पीपल, और अब इसके नीचे लिखा हुआ है द ओल्ड। इसका मतलब क्या है कि ओल्ड पीपल है, लोगों की ही बात की जा रही है ना। ऊपर लिखा हुआ है यंग पीपल और नीचे जो है वो ओल्ड लिख करके छोड़ दिया है, तो वहां पर क्या है, वो ओल्ड पीपल की बात कह रहा है। तो वहां जो गिव्स लिखा हुआ है वो गलत है, पीपल के हिसाब से, चूंकि वो हिडन है वहां पर, तो आप उसको गिव कहेंगे। और क्या कह रहा है कि नॉट अप्रूविंग द वायलेंट एक्ट्स ऑफ यंग पीपल टू चेंज द सिस्टम, द ओल्ड गिव हिम द वर्क ऑफ ह्यूमनिज्म। और यहां पर उस हिसाब से फिर हिम भी चेंज होगा, गिव देम, ओल्ड पीपल गिव देम द वर्क ऑफ ह्यूमनिज्म। और दोनों जो गलती है यहां पर वो आपका हो जाएगा डी में। एक्चुअली देखिए यहां पर क्या है कि द ओल्ड, तो उसके लिए जो है वो प्लूरल ही है, वहां पर पीपल की बात कर रहे हैं, तो गिव्स तो यहां पर होगा नहीं, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 63वें का क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखिए ये सब जो है ना वो आपकी अपनी व्यवहारिकता और आपकी जो पेपर पढ़ने की आदत है उसके आधार पर बनेगा। अब देखिए यहां पर कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स की बात हम आपको समझाएंगे। यहां ओल्ड जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों की बात कर रहा है,
तो उसकी जब बात करेगा तो वो वहां छिपा हुआ है और ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, उसके रंग ढंग से वाकिफ हो रहे हैं, तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी। इसलिए पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल देखते हैं 64वां। जी हाँ, अभी तक हमने जो है 63वां क्वेश्चन सॉल्व किया। अब ये है 564। देखिए क्या कह रहा है। द प्रपोजल विच वॉज एम्ड एट प्रोवाइडिंग चेक्स एंड बैलेंसेस फॉर डिसीजन मेड बाय द रेगुलेटर्स हैज बीन। अब यहां पर जो हैंग्ड लिखा हुआ है, हैंग्ड तब होगा जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ से लिखेंगे और मेरा सेंटेंस पैसिव में होगा, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देकर के लिखेंगे तब। क्या कह रहा है कि द रेगुलेटर्स हैज बीन, और आगे देखिए कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हैज बीन मेड बाय द रेगुलेटर्स हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू ऑपोजिशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स। तो यहां पर जो है हैंग्ड लिखना बिल्कुल गलत है। बिन के बाद आप जो है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, बट तब जब आप ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और सेंटेंस उस तरीके से लिखा गया हो। अदरवाइज आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना होगा और उसके बदले यहां पर जो आपने लिख रखा है हैंग्ड, इसको चेंज कर देंगे, किसमें, हैंगिंग में चेंज कर देंगे, और तब जाकर के मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। और उस लिहाजन जो इसका आंसर होगा वो होगा डी। बदलाव क्या होगा, यहां जो लिखा हुआ है हैंग्ड, उसको हम चेंज करेंगे हैंगिंग में, और तब जाकर के सेंटेंस हो जाएगा द रेगुलेटर्स हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू ऑपोजिशन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इससे 64 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। और इसी तरह का सवाल कई जगह पर मैं बता चुका हूं, वो एडवर्ब वाला कि बाय वर्ब से पहले इस तरह का प्रयोग अनुचित है, और मुझे लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एडवर्ब है उसको भी मैंने कहीं पर चर्चा की है उसकी। कह रहा है द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स थ्रू वोटिंग इन द सीए। अब का जो हिस्सा है अ स्टेप सीवर क्रिटिसाइज, यहीं पर गड़बड़ी है। सबसे पहले जो क्रिटिसाइज है वो एक वर्ब है, और उसको जब क्वालिफाई करेंगे तो हम एक एडवर्ब से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, सिवियरली। अब रही इसके बाद, तो यहां क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिसाइज्ड बाय द अपोजिशन। क्या हो जाएगा, अ स्टेप सिवियरली क्रिटिसाइज्ड, और तब जाकर के ये हिस्सा बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। और इस हिस्से के सही होने पर पूरा सेंटेंस कि द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स through voting in the CA, a step severely criticized by the opposition, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 65वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले इसमें जो सबसे अहम जानकारी है कि किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं हम एडवर्ब के माध्यम से क्वालिफाई करते हैं। कई बार मैं इसको बता चुका हूं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सिवियरली क्रिटिसाइज्ड, और 65वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए 66वां। क्या कह रहा है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज पिच्ड फॉर एन इंक्रीज इन इट्स बजटरी एलोकेशन। अब देखिए इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या कह रहा है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज, और हैज लगाया क्योंकि मिनिस्टर सिंगुलर है। हैज के बाद V3 पिच्ड, यहां तक ठीक है। फॉर एन इंक्रीज इन इट्स, और चूंकि यूनियन मिनिस्टर जो है वो क्या है, लिविंग है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे बेहतर है कि हम हिज का प्रयोग करें, है कि नहीं। हम क्या करें, हिज का प्रयोग करें, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज पिच्ड फॉर एन इंक्रीज इन हिज बजटरी एलोकेशन, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज पिच्ड फॉर एन इंक्रीज इन हिज, इट्स नहीं, इन हिज बजटरी एलोकेशन, साइटिंग प्लान्स टू स्ट्रेंथन द डिलीवरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, और तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। इसीलिए जो 66वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहले भी मैंने कहा था कि हम हेल्पर जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं अगर उनको उनके लिए अपने का सेंस देना होता है। जैसे अगर आई लिखते हैं तो माई लिखते हैं, वी लिखते हैं तो आर लिखते हैं, ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर इट्स नहीं हिज होगा, और इसलिए 66वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखा जाए 67वां। देखिए क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट्स मूव टू एक्सटेंड सब्सिडी ऑन रॉ सुगर और अदर एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड।
ठीक है, एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, क्योंकि वर्ब के बाद हम नाउन प्रयोग करेंगे और टू प्लस V1 इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन है। यहां पर टू मिसिंग है प्रोवाइड से पहले, अगर हम उसे ऐड कर दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा कि द गवर्नमेंट्स मूव टू एक्सटेंड सब्सिडी ऑन रॉ शुगर और अदर एक्सपोर्ट्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। और इसीलिए जो 67वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। हम क्या करेंगे, प्रोवाइड से पहले टू का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 68वां। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, द प्लेसेस दैट कंट्रीज आर मेकिंग टू बैटल क्लाइमेट चेंज will still result in the world warming up, not heating up. हीटिंग अप थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है और वार्मिंग अप इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल हीटिंग नहीं होता है। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं, अगर आप उसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब बातें समझ में आसानी से आ जाएगी। वर्ल्ड वार्मिंग अप बाय मोर देन 6 डिग्री सेल्सियस, और तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। यहां पर हीटिंग को रिप्लेस करेंगे हम वार्मिंग से। और ये क्लू मैंने कहां से लिया, ग्लोबल वार्मिंग कॉमन है, ग्लोबल हीटिंग नहीं होता है। तो 68वें का जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका डी। यहां पर क्या करेंगे, हीटिंग जो है वो सही साउंड नहीं कर रहा है, इसको यहां पर हटाएंगे और उसकी जगह पर यूज करेंगे वार्मिंग। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 69th क्या कह रहा है देखा जाए। 69वें सवाल में कह रहा है कि व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग। अब देखिए सबसे पहले व्हेन इट कम्स, यहां पर कम लिखा हुआ है, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यहां पर यही है कि व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग वन अनदर, व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग वन अनदर, तो आप हेल्पिंग को अगली तरफ रखेंगे, हेल्पिंग वन अनदर, तो ये बिल्कुल सही है, आपको सही दिखेगा। आप ये मत देख लेना कि टू हेल्प वन अनदर। वो कह रहा है व्हेन इट, सबसे पहले तो सुधारिए, कम नहीं, वहां पर होगा कम्स, क्योंकि इट लगा हुआ है। व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग वन अनदर, it turns out that some fish are better at it than previously thought. क्या कहता है, when it comes to helping one another, और बिल्कुल यहां पर तब जाकर के सही होगा, ये comes करेंगे यहां पर, और इसीलिए जो 69th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिएगा यहां पर जो है टू प्रेपोजिशन के तरह इस्तेमाल होता है, तो आप इस बात को समझिए। जैसे हमने इससे पहले कहीं पर एग्जाम्पल रखा था और मैंने कहा था कि यूज टू ड्राइविंग इन लंदन, और ये पैकेज काफी डिटेल से मैंने समझाया था किसी एक एपिसोड में, मुझे जैसा कि याद है इसी प्रीवियस ईयर वाले सेशन में, कि जब हम टू और V1 का एक कंप्लीट पैकेज यूज करते हैं तब वो नाउन होता है। लेकिन अगर टू को हम प्रेपोजिशन की तरह सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसा हम और प्रेपोजिशन के साथ वो 1 प्लस ING यूज करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिए इट के बाद जो है वो होना चाहिए कम्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। चलिए अगला सवाल देखा जाए, कौन सा है, 70वां 70th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 70वें सवाल में कह रहा है कि एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री हैज द राइट टू अक्वायर क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए एवरी चाइल्ड सिंगुलर है, प्रत्येक की बात कर दिया, उसके साथ हैज लगा दिया, द राइट टू एक्वायर क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ना ए में, ना बी में, ना सी में, ना डी में, और इसीलिए जो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। बड़ा ही आसान सा होता है और मुझे अब भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप भी इन सब चीजों को समझ पा रहे होंगे। यहां चिल्ड्रन नहीं है कि आप उसको प्लूरल मान के कुछ गलती यहां पर कुछ सुधार करने को, एवरी चाइल्ड जब कह रहा है, और क्या कह रहा है, एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री हैज, चाइल्ड के लिए लगाया, वैसे भी इन लगा हुआ है तो उसके पहले का जो है सब्जेक्ट हम उसी को मानेंगे, पहला नाउन जो होता है NPN के हिसाब से, और इसीलिए इसका सारा पोर्शन सही है। चलिए 71वां सवाल देखा जाए, 571 है। कह रहा है द क्लब मेंबर्स, और जब एस लगा हुआ है तो आर सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड टेक पार्ट इन वेराइटी वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज, नहीं, इन अ वेराइटी ऑफ वॉलेंटरी एक्टिविटीज, और तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। यहां पर जो लिखा हुआ है वेराइटी वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज, ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का। द क्लब मेंबर्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड टेक पार्ट, हाँ मेंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं, आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद हटा देंगे। फिर दूसरा सेंटेंस है कि द क्लब मेंबर्स टेक पार्ट, लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल है और लेते हैं, अ वैरायटी ऑफ वॉलेंटरी एक्टिविटीज, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए जो 71वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी।
क्या करेंगे यहां पर? वैरायटी वॉलंटरी एक्टिविटी, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज को रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे अ वैरायटी ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटीज, तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 72वां क्या कह रहा है देखिए, ऑन संडे नाइट अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनल विल हैव प्रोड्यूस। अब सबसे पहले तो देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले विल है, उसके बाद हैव है, तो यहां पर V3 होना चाहिए। तो प्रोड्यूस जो लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो उसको प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, तब जाके सही हो जाएगा। पता तो चल गया है, बट यहां पर हम और पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि ऑन संडे नाइट अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन विल हैव प्रोड्यूस, जो है पढ़ रहे हैं, अ मून दैट विल अपीयर स्लाइटली बिगर। अब आगे भी विल है, तो यहां पर विल हैव क्यों लिखे? हम सीधा सीधा इसको हटा देंगे और यहां जो V1 है वो सही है कि फ्यूचर में आने वाली घटना, यानी संडे अभी है नहीं, संडे आगे आने वाली है। तो मेरा सेंटेंस होगा कि ऑन संडे नाइट अ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनन विल प्रोड्यूस अ मून। ये सही हो जाएगा क्योंकि आगे भी जो अगला सेंटेंस है वो विल है, कहीं पर भी उसमें परफेक्ट का सेंस देना बेकार है, नॉर्मल है विल प्रोड्यूस, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसीलिए जो यहां पर 72वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। इसमें क्या करेंगे, विल और प्रोड्यूस के बीच में जो हैव लिखा हुआ है वो बिल्कुल अनावश्यक है, उसकी जरूरत वहां पर नहीं है। चलिए अब इस सेशन का आखिरी सवाल है 573। क्या कह रहा है देखिए, एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथनिंग, नहीं, ये जो स्ट्रेंथन है एक वर्ब है, और एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। स्ट्रेंथन एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मजबूती प्रदान करने के सेंस में, शक्ति देने के सेंस में यहां पर होता है। तो क्या लिखा हुआ है, एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन, और इसीलिए ये पोर्शन जो मेंशन है वो B में मेंशन है, और इसीलिए जो 73वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। आज के सेशन में मुझे नहीं लगता है कुछ महत्वपूर्ण बातें ज्यादा रही है। मैंने कहा है कि नेशनल एडजेक्टिव है, नेशन नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंस नाउन है, हम सेवरली का प्रयोग करते हैं वो एडवर्ब है, तो इसीलिए वर्ब को वो क्वालिफाई करता है। इन सब बातों के साथ मैं समझता हूं कि आपके जितने भी आंसर आपने बनाए होंगे सबके सब सही हुए होंगे। आप कितने अंक प्राप्त किए ये नीचे लिख करके सूचित जरूर करें। एक्सप्लेनेशन बताने के दौरान कोई अगर दुविधा रही, कोई परेशानी रही, कोई बात ऐसी रही जो आप मुझे कहना चाहते हैं, लगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई, आपने कुछ और सोचा था, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित जरूर करिए। बहुत जल्द कोशिश करके हम उसका जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो कोई भी क्वेश्चन था उसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। फॉर्मेलिटी है, फिर भी मैं प्रत्येक दिन इसे दोहराता हूं कि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहे, मस्त रहे। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन मैं यहां पर आपको कहूंगा कि जो ये सेशंस आ रहे हैं इसमें कुछ ज्यादा एपिसोड्स नहीं बचे हैं, आप उसको बना करके अपनी तरफ से तैयार रहिए। अगले दिन जो अगला सेशन होगा 39वां, उसके साथ हम आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।